फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th NIS की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है गुप्त वंश तथा उनके उत्तराधिकारी, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कोशिश करेंगे देखने की जो पेपर में हमारे लिए मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी सूचना दे दूँ बच्चों, अगर आप हमसे अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं NIS में या आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के लिए, तो हमारी टीम पूरा सपोर्ट करती है। मैं खुद उस बच्चे की काउंसलिंग करता हूं और इसके लिए हम आपसे 7-8 हज़ार रुपये नहीं, बहुत ही मिनिमम चार्ज जो आपके 3000 से लेकर के 3500 समथिंग तक या 3600 तक लेते हैं। और इसमें हम बच्चों के बुक्स, आई कार्ड, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ठीक है, अगर आप हमारे से किसी एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम तक, तो आप जुड़ सकते हैं। बस आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जो मात्र हमारी 300 रुपये है। और किसी भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी किसी स्टूडेंट को, आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम करें। तो चले बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कहता है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, गुप्त वंश मौर्य वंश के बाद जो हमारे देश के अंदर कई छोटे छोटे वंश थे, मैंने पिछले चैप्टर की वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद जो शक्तिशाली वंश आया था वो गुप्त वंश था। और गुप्त वंश की स्थापना जो थी हमारी श्रीगुप्त ने करी थी। और इनका संबंध वैश्य जाति से था। कौन सी जाति से था? वैश्य जाति से, जो मूल रूप से मगध या प्रयाग के वासी थे। ठीक है, मगध या प्रयाग के वासी थे। ठीक है, तो आपको पता चल गया गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। इनका संबंध वैश्य जाति से था और ये मगध प्रयाग के निकट रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गुप्त वंश का वास्तविक शासक किसे कहा जाता है। देखिए, गुप्त वंश की स्थापना तो श्रीगुप्त ने करी थी, पर गुप्त वंश को जो फैलाने का काम है, गुप्त वंश को अपने टॉप पे ले आना, बिल्कुल चरम पे ले आने का काम किसने किया। तो गुप्त वंश का वास्तविक शासक जो है वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। ये जो चंद्रगुप्त है ये गुप्त वंश के हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो मौर्य वंश के थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। उसके राज्यारोहण के समय गुप्त साम्राज्य का शासन विधिवत प्रारंभ होता है और समस्त अभिलेखों में उसी का उल्लेख मिलता है। गुप्त वंश के जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें वह चंद्रगुप्त के बारे में ही जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसी 2 अनुकूल परिस्थितियों को बताएं जिन्होंने गुप्त वंश के प्रसार में सहायता की। तो ऐसी कौन सी 2 परिस्थितियां थी जिसने गुप्त वंश को फैलाने में, मजबूत बनाने में हेल्पफुल करा। तो देखिए, गुप्त वंश के प्रसार में जो लाने की जो 2 परिस्थितियां थी, पहली क्या थी, एक तो उपजाऊ जमीन जिससे क्या होता था, कृषि अच्छी होती थी, कृषि में उत्पादन बढ़ता था। दूसरा लोहा अयस्क, लोहे से हथियार व उपकरण बनते थे। ठीक है, तो गुप्त वंश को मजबूत करने में, फैलाने में 2 अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी थी, एक तो इनकी उपजाऊ भूमि, दूसरा इनका लोहा अयस्क होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त संवत किस शासक ने चलाया था, ये किस वर्ष से आरंभ हुआ था। तो देखिए, गुप्त संवत का मतलब होता है बच्चों कैलेंडर। ठीक है, गुप्त संवत जो था ये चंद्रगुप्त ने चलाया था और ये 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गुप्त संवत जो ये कैलेंडर है, गुप्त संवत किसने चलाया था, गुप्त संवत चंद्रगुप्त ने चलाया था और 320 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, किस प्रकार के सिक्के गुप्त काल के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, विक्रमादित्य और उनके अधिकारियों के बहुत से सोने और चांदी के हमें सिक्के मिलते हैं। ठीक है, गुप्त काल की खासियत थी सोने के सिक्के। ठीक है, मेन। और वैसे सोने और चांदी के सिक्के मिले बहुत सारे, जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इनके माध्यम से हमें गुप्त शासकों के एक तो नाम और उपलब्धियां पता चलती है कि गुप्त शासकों के कौन कौन से, जैसे कि हम बता पा रहे हैं कि समुद्रगुप्त राजा था, चंद्रगुप्त राजा था, विक्रमादित्य राजा थे। तो ये कैसे पता चला है हमें, सिक्कों के माध्यम से। जो सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के इन राजाओं ने जारी कराए और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी पता चलता है। इनमें इनसे उस काल की हमें कला, जो उस समय की आर्ट थी, और आर्थिक अवस्थाओं के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिच्छवी के साथ हुए वैवाहिक संबंधों में चंद्रगुप्त ने किस प्रकार से सहायता प्रदान करी। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे, जो जिन्होंने गुप्त वंश को सबसे ज्यादा फैलाने में, मजबूत करने में सहायता मिली, वो चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त ने क्या करी, बहुत सारे वैवाहिक संबंध मतलब विवाह किए अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो लिच्छवी के साथ हुए वैवाहिक संबंधों से चंद्रगुप्त के को वैधता, प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी के साथ शादी करी थी, इससे उन्हें वैधता मिली, प्रतिष्ठा मिली और शक्ति मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब, समुद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन किस स्तंभ लेख में मिलता है। तो देखिए, गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा जो थे वो समुद्रगुप्त थे। इनके बारे में हमें पता चलता है प्रयाग मतलब इलाहाबाद में एक स्तंभ लेख मिला है, या अभिलेख भी कह सकते हो, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणित साधन है। ठीक है, हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता कहां से चला है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, या हरिसेन ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 8, समुद्रगुप्त के काल की मुद्राओं का सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है। तो समुद्रगुप्त के काल की जो मुद्राएं थी, जो सिक्के थे, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो समुद्रगुप्त के काल की मुद्राओं की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मुद्राओं के ऊपर अंकित चित्र समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को एक वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, वीडियो थोड़ी बोरिंग लगती है, हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, बोर लगती है थोड़ी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, वीडियो को एंड तक देखिए, समझिए चीजों को। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपलब्धि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रमादित्य की ठीक है, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे समुद्रगुप्त, उनका पुत्र था चंद्रगुप्त, उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है, अच्छा आगे, हरिसेन कौन था। अभी मैंने बताया था, जो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे समुद्रगुप्त, उनके बारे में एक स्तंभ में, प्रयाग में, इलाहाबाद में एक स्तंभ में अभिलेख मिला, लिखावट मिली। वो लिखा किसने था, हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसने समुद्रगुप्त की समस्त उपलब्धियों को लिपिबद्ध मतलब लिखने का काम किया, और इलाहाबाद स्तंभ लेख उसी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रभावती कौन थी। तो देखिए बाबू, गुप्त वंश के बच्चों, गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से देखो, गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा तो कौन थे, समुद्रगुप्त थे। ठीक है, तो प्रभावती कौन थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी वो थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसका विवाह जो था वाकाटक वंश में हुआ था। ठीक है, वाकाटक वंश में स्ट्रेसन द्वितीय से हुआ था इसका विवाह। ठीक है, दक्कन के राजकुमार थे, ये दक्कन की रॉयल फैमिली थी। ठीक है, दक्कन मतलब गुजरात का इलाका। जब आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो ये जो गुजरात के आसपास का इलाका ये दक्कन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फाहियान कौन था और उसने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी। तो देखिए, फाहियान जो था एक चीनी यात्री था। ठीक है, समय समय पर बहुत सारे चीनी यात्री भारत में आते रहे। ठीक है, जो बौद्ध धर्म को जानने के लिए आते थे। उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उसने गुप्त वंश की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का लिखा था। ठीक है, गुप्त वंश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल के बारे में जानकारी देने वाले 4 अभिलेखों का नाम बताइए। तो देखिए, गुप्त वंश के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, एक तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलती है, और एरन अभिलेख से मिलती है, महरौली के लोह स्तंभ से मिलती है। आप दिल्ली आएंगे, दिल्ली में महरौली है, वहाँ पे लोहे का स्तंभ है कुतुब मीनार के, बिल्कुल कुतुब मीनार में, और उदयगिरी गुफा अभिलेख। ठीक है, उदयगिरी गुफा अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय के रूप में सबसे महान सफलता क्या थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महान सफलता शकों को पराजित कर मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को जो जीता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महान सफलता क्या थी, जो शकों को हरा करके मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र का इलाका जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध नाटककारों के नाम बताइए। नाटककारों के नाम, तो गुप्त काल के 2 सबसे फेमस जो नाटककार थे, एक तो कालिदास थे और दूसरे थे विशाखा दत्त। कौन थे, विशाखा दत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्या कह रहा है,
हुण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हुण वंश का प्रथम शासक तोमरण था। कौन था बच्चों? तोमरण। ठीक है, हुण वंश के प्रथम शासक तोमरण थे पहले। क्वेश्चन नंबर 17, हुणों के प्रथम आक्रमण को विफल करने वाले गुप्त शासक कौन थे? तो राजकुमार स्कंद के द्वारा हुणों का जो पहला आक्रमण हुआ था उसे विफल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों। अच्छा, 18 के मैं सेकंड पार्ट में 18 के आगे का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा इस वीडियो की। जिन बच्चों ने हमारा वीडियो का ये पूरा पार्ट देखा है तो वो बच्चे मुझे कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट ये है बच्चों कि आपको मैं जो वीडियो क्लासेस है बिल्कुल फ्री दूंगा। जो क्लास मैंने 300 रुपीज़ बताए थे वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, क्योंकि आपने वीडियो एंड तक देखा है। तो आप बच्चों मेरे को मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, ये नंबर है मेरा 8287785263। आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे जो हिस्ट्री के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के हो गए और आपको जो गाइडेंस चाहिए मैं बिल्कुल फ्री में देखूंगा। ये आपका रिवॉर्ड है। आपने जो एंड तक हमारा आज जो बच्चा हमारे एंड तक वीडियो देखता है उनके लिए कई तरह के रिवॉर्ड्स रहते हैं बच्चों। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। जो आपके NIS के फ्रेंड्स हैं स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।